हाय स्टूडेंट्स, यूनिट चल रही काइनेमेटिक्स, चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये समझिए आप पहले। आप देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस s एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d मान लेता हूँ, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए फ़र्क समझिए, यह है कि अगर कहीं पर कोई मोशन हो रहा है तो ड्यूरिंग मोशन बॉडी जितनी भी एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करती है वो तो होती है डिस्टेंस कवर्ड, और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहली बात तो यही है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्टेंस s और डिस्प्लेसमेंट d वेक्टर, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें डायरेक्शन होती है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर हम डायरेक्शन हटा दें तो जो उसकी वैल्यू होती है उनमें भी फ़र्क है। कि अगर मैं बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, और डिस्टेंस, इसमें क्या फ़र्क है, तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने आपसे ये कहा कि अगर मोशन हो रहा है तो एक्चुअल पाथ लेंथ जितनी डिस्टेंस कवर करी है वो तो डिस्टेंस कवर्ड हो गई, जिसको हम s से रिप्रेजेंट करेंगे। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बाय शॉर्टेस्ट रूट, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, कैसे समझिए, एक एग्जांपल देख समझाते हैं। एग्जांपल ये है, एग्जांपल नंबर 1। इसकी बात करते हैं कि ये एक रेफरेंस फ्रेम है, ये एक रेफरेंस फ्रेम है, और इस रेफरेंस फ्रेम में आप देखते हैं कि ये एक जगह है, ये दूसरी जगह है। अगर एक बॉडी को पॉइंट x से पॉइंट y तक जाना है, ठीक है, एक बर्ड है वो पॉइंट x से उड़ी और पॉइंट y तक पहुंची, ये तो जो ये डिस्टेंस कवर करिए ये दिस इज s, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट x से पॉइंट y को शॉर्टेस्ट रूट से ज्वाइन कर दीजिए ये, और एरो लगाइए फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है I और ये फाइनल पॉइंट है F। तो इसको अगर हमने ज्वाइन कर दिया इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को शॉर्टेस्ट रूट से और एक एरो लगा दिया, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए कि जो डिस्टेंस है ये जो कवर करी है ये है सपोज 50 किलोमीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये सपोज केवल 40 किलोमीटर भी हो सकता है। तो ये दोनों में फ़र्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। आप सोचेंगे कि हम तो पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो शायद फ़र्क ना हो। तो आप देखिए दूसरे एग्जाम्पल में भी समझिए। अगर हम बात करें, ये तो मैंने स्पेस का मोशन बता दिया, ये जो था ये था मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस, इसका एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल 2 समझिए कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होगी?
यानी उनका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या सेम होगा? तो आप समझें, आप ये मानिए कि एक बॉडी का मोशन स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से, ये ऐसे गई, फिर इसका बैकवर्ड मोशन हुआ, ये यहाँ से यहाँ आई, फिर ये यहाँ से यहाँ गई। तो आप देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। ये लाइन भी ओवरलैप है, समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा गैप बना दिया है। अब आप देखिए कि पहले ये ए से गई सपोज़ सी तक, फिर सी से वापस आई डी तक, फिर डी से गई बी तक। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए से लेके और सी तक की जो डिस्टेंस है ये है सपोज़ 50 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, और सी से जो डी तक आई तो ये डिस्टेंस सपोज़ 10 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और फिर सी से लेके बी तक की डिस्टेंस ये है सपोज़ 40 किलोमीटर। ये है 40 किलोमीटर। अब आपसे कहा जाए कि इस केस में कितनी डिस्टेंस कवर्ड है और कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो आप निकाल सकते हैं। देखिए जो डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस s इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ कौन कौन सी होगी? एक्चुअल पाथ लेंथ a से c, पहले वो a से c गया, फिर c से d, तो c से d, फिर d से b, ये हुआ। तो आप देखिए 50 ये आया, फिर 10 ये आया, जो आप देखेंगे डाल लिखा ना मैंने db, तो db भी कैसा हुआ? dc और प्लस cb, जो db लिखा हुआ है ये भी होगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट d से b नहीं पता है, तो d से c और प्लस c से b, ये होगा। कितना होगा? AC कितना है? 50 प्लस CD कितना है? 10 प्लस DC कितना है? 10 प्लस CB कितना है? 40। तो जो पाथ लेंथ है, जो डिस्टेंस कवर्ड है, वो होगी 110 किलोमीटर, ये हो जाएगी 110 किलोमीटर। अगर आपसे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप देखेंगे कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है? इनिशियल पॉइंट जो था वो था ये। फाइनल पॉइंट कौन था? फाइनल पॉइंट था ये। तो आप देखिए I to F, ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D। ये कैसे निकालेंगे? अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप मॉड आगे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी मॉड ऑफ डी, ये किसके इक्वल होगा? आई एफ के इक्वल, जो ए सी प्लस सी बी। ए सी कितना था? 50 प्लस 40, तो 90 किलोमीटर ये निकल के आता है। तो ये आप देखिए, आप देख रहे हैं कि ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को दिए हैं, इन दोनों केसेस में जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा ही होती है और डिस्प्लेसमेंट कम होता है? तो ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है। अगर ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, अगर इसमें बैकवर्ड मोशन जो हो वो अलाउड ना हो, या हम ये आपसे कहें कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है, ये ज़रूरी है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो और बैकवर्ड मोशन अलाउड नहीं हो, तो डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। तो आप देखिए कि एग्जाम्पल थर्ड, in a
straight line motion if backward motion is not allowed, तब क्या होगा ये समझिए। उस केस में अगर एक बॉडी यहाँ चलती है और सीधे मोशन इन स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ पहुँचती है, आई से चली एफ पर पहुँची, ओके, तो अगर ये डिस्टेंस 100 मीटर है, जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर, और जब आपने आई से एफ को ज्वाइन किया शॉर्टेस्ट रूट भी यही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी 100 मीटर होगा। लेकिन जो मॉड ऑफ डी होगा, इसकी तो डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन क्या होगी आई टू एफ, लेकिन अगर आप बात करेंगे मॉड ऑफ डी मैग्नीट्यूड की, तो ये 100 मीटर ही होगा। तो आप देखिए कि इस केस में एस और मॉड ऑफ डी जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। समझ लीजिए दोनों एग्जाम्पल में, तीनों एग्जाम्पल में। यहाँ पर देखिए क्या है कि जो डिस्टेंस है, यहाँ पर अगर आप देखें जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का वर्ड ये ज़्यादा है मॉड ऑफ डी से इस केस में। यहाँ पर आप देखेंगे तो एस ज़्यादा है मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो एस इक्वल है मॉड ऑफ डी के। अब बात आती है क्या कभी डिस्टेंस कम भी हो सकती है मॉड ऑफ डी से? तो ना, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो और डिस्टेंस का वर्ड कम हो। इसका मतलब इन जनरल अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि जो डिस्टेंस होती है वो या तो ज़्यादा होती है या इक्वल होती है मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। जनरली ऐसा हुआ करता है, इन दोनों में से कोई ना कोई केस होगा। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में बैकवर्ड मोशन अलाउड नहीं होगा तो इक्वल होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड, अदरवाइज़ डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा ही होगी। इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जिनमें कन्फ्यूज़न होता है, वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड क्वांटिटीज़ हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए क्या है स्पीड, इसको मान लीजिए कि मैं v से रिप्रेजेंट करता हूँ, कैपिटल V से इस चैप्टर में, एंड वेलोसिटी इसको मैं वेक्टर v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्मॉल वेक्टर v से। तो स्पीड और वेलोसिटी आप देखिए कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्पीड और यहाँ लिख रहा हूँ वेलोसिटी। फॉर्मूले की बात हम लोग कर रहे हैं। जो स्पीड का फॉर्मूला होता है v, कैपिटल V से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो वेलोसिटी होती है ये होता है वेक्टर v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होता है, तो v इज इक्वल टू होगा s अपॉन टी और वेलोसिटी होगी वेक्टर इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होगा, ठीक है, ये होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ से तो दोनों के यूनिट भी सेम है, दोनों की डायमेंशन वैल्यू है, डायमेंशनल वैल्यू भी सेम निकल के आती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई बॉडी यहाँ से चली और यहाँ पहुँच गई और जो उसको टाइम लगा एग्जाम्पल 1 में, सपोज़ जो टाइम लगा वो लगा 1 आवर का,
ये मैंने मान लिया। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई इसमें स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, तो आप देखेंगे कि इन एग्जाम्पल 1, फॉर एग्जाम्पल 1 अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल 1 अगर आप देखें तो जो स्पीड आएगी v, डिस्टेंस कितनी है 50 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 1 आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर ये है। अगर आप कहेंगे कि वेलोसिटी कितनी है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 40 किलोमीटर, हम इसका मॉड निकाल दे रहे हैं, डायरेक्शन तो I/F होगी, तो जो मॉड ऑफ D है ये 40 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना लगा 1 आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर। ये फ़र्क हुआ स्पीड में और वेलोसिटी में। भाई चीज़ तो 1 घंटे में पहुंच गई ना यहाँ से यहाँ, तो डिस्टेंस तो ये हो गई और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, 1 घंटे में पहुंची है। अगर आप देखेंगे कि पाथ लेंथ कितनी थी 50 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट रूट से डिस्टेंस कितनी थी तो 40 किलोमीटर, तो ये अगर आपने 50 से निकाला तो ये आई स्पीड, निकाला 40 से तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस प्रोसेस में जो टाइम लगा है एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई टाइम लगा है यहाँ पर 2 घंटे का, 2 आवर्स ये टाइम लगा है। अब आपसे कहा जाए इसमें क्या होगी एवरेज स्पीड और क्या होगी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो आप लिखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एग्ज़ाम्पल 2 में अगर आप देखेंगे तो जो v होगा यानी स्पीड, ये कितनी होगी, कितना था डिस्टेंस कवर्ड 110 किलोमीटर, लगे 2 घंटे, तो आया 55 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अगर आप निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो मॉड ऑफ वेक्टर v, डिस्प्लेसमेंट कितना था, डिस्प्लेसमेंट था 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर अपॉन टाइम लगा 2 आवर, ये लगा, तो कितना हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखिए कि इस केस में जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होते हैं तो उस केस में जो स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होती है वो सेम निकल के नहीं आती है। हमेशा जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है और हमेशा जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है वो कम होता है। लेकिन अगर आप बात करें एग्ज़ाम्पल नंबर 3 में तो क्या होगा, आप लिखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 यहाँ पर आप देखें, आप बात करें स्पीड और वेलोसिटी की तो क्या होगा, तो एग्ज़ाम्पल 3 में अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है। तो v इज इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी है 100, मान लो टाइम लगा यहाँ पर 4 घंटे टाइम लगा, या सेकंड में लगाते हैं टाइम, मान लीजिए इस केस में सपोज़ जो टाइम लगा यहाँ पर, जो टाइम लगा ये लगा 40 सेकंड, ये टाइम लगा सपोज़, तो आप देखिए एस कितना है 100 मीटर, टाइम लगा 40 सेकंड, तो v इज इक्वल टू हो गया, स्पीड हो गई 2.5 मीटर पर सेकंड, ये हो गई। अगर आप निकालेंगे मॉड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है 100 मीटर, अपॉन टाइम कितना लगा 40 सेकंड, ये टाइम लगा, इससे ये कैंसिल,
तो मॉड ऑफ v इज इक्वल टू वही 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो जो आपने देखा यहाँ पर कि वैसे तो स्पीड ज़्यादा होगी वेलोसिटी से, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है और बैकवर्ड मोशन अगर अलाउड नहीं है तो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन जनरल अगर आप देखेंगे तो स्पीड वैसे तो ज़्यादा होगी वेलोसिटी से, मॉड ऑफ वेलोसिटी से, लेकिन जब बैकवर्ड मोशन अलाउड नहीं होगा स्ट्रेट लाइन मोशन में तो स्पीड इक्वल भी हो सकती है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के। तो ये निकल के आता है। समझ पा रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में जहाँ पर एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालनी होती है थ्रू आउट द मोशन, और वहाँ पर डिफरेंट पार्ट में अलग अलग स्पीड से मोशन होता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों को एवरेज स्पीड बता रहा हूँ, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, ये हम बात करें एवरेज स्पीड की। अब ये मान लेते हैं कि एक मोशन हो रहा है, ये A B C D ये मोशन हुआ। एक बॉडी पहले यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ आई। मान लीजिए कि इसमें जो यहाँ से तक जो इसको टाइम लग रहा है, यहाँ D पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, B से अलग। मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है S1, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है S2, और उसके बाद यहाँ से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है S3। जो टाइम लगा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो यहाँ से टाइम लगा है ये टाइम है T1, इसमें टाइम लगा है ये टाइम है T2, इसमें टाइम लगा है ये टाइम है T3। ये मान लेते हैं। या आप ये मानिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मोशन हुआ है ये हुआ है स्पीड v1 से, यहाँ से तक का जो हुआ है ये हुआ v2 से, यहाँ से तक का जो हुआ है ये हुआ है v3 से। अब आपसे अब जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम करेंगे। मान लीजिए आपसे कहा कि इस A से D तक के कंप्लीट जो मोशन आप देख रहे हैं इसमें क्या होगी एवरेज स्पीड, तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मोशन हुआ है अगर आपको निकालनी है एवरेज स्पीड, तो देखिए कैसे निकालेंगे। आप लिखेंगे कि एवरेज स्पीड फॉर AD पाथ। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड मैंने मानी है कैपिटल V, तो डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 टोटल पाथ लेंथ है, और अपॉन टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। जो पता हो वो यहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हो आप लोग। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको ये नहीं पता कि डिस्टेंस कितनी है, S1 S2 S3 नहीं पता, बल्कि ये पता है कि V1 स्पीड से T1 टाइम तक चला, V2 स्पीड से T2 टाइम तक चला, V3 स्पीड से T3 टाइम तक चला, तो आप क्या करोगे? तो आप लिखोगे कि जहाँ डिस्टेंस लिखा हुआ है वो होता है स्पीड
मल्टीप्लाइड बाई टाइम। जहाँ लिखा है S1 वहाँ होगा V1 इंटू T1, यहाँ होगा V2 इंटू T2 प्लस V3 इंटू T3 अपॉन टाइम तो पता ही है T1 प्लस T2 प्लस T3। ऐसे आप निकाल सकते हो। ये मेथड आपको अडॉप्ट करना है, ये फॉर्मूला अडॉप्ट नहीं करना, आप ये मेथड अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे आप चाहें तो निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर ये कहा जाए कि टाइम नहीं पता है, आपको ये पता है कि V1 स्पीड से S1 डिस्टेंस कवर करी, फिर V2 स्पीड से S2 डिस्टेंस कवर की, और फिर V3 स्पीड से S डिस्टेंस कवर की, तो आपको टाइम नहीं पता है। तो इस वाले फॉर्मूले में जहाँ टाइम है उसकी क्या लिख देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या हो जाएगा, फिर V इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ तो रहेगा S1 प्लस S2 प्लस S3, और अपॉन जहाँ लिखा है T1 वहाँ होगा S1 अपॉन V1, प्लस जहाँ लिखा है T2 S2 अपॉन V2, और प्लस जहाँ लिखा है T3 ये होगा S3 अपॉन V3। इस तरह से हम लोग जो एवरेज स्पीड है क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा, इनमें से कोई फॉर्मूला या कोई भी कॉन्सेप्ट आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके निकाल सकते हैं। ये रही बात एवरेज स्पीड की। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वेलोसिटी में तो जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर ऐसी ही बातें आपसे कही जाएं, इसी एग्जांपल में हम डिस्कस करें कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो हम निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर एडी पाथ, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर पाथ एडी। अगर आपसे कहा जाए तो आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब कि मॉड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो जाएगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, आप देखिए ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, ये चल रहा है, ये बैकवर्ड आ रहा है, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस ये होगा। तो जो मॉड ऑफ v होगा ये होगा S1 प्लस S2 और माइनस S3, और अपॉन टाइम तो बैकवर्ड चलता नहीं है, टाइम तो ऐड ही होता जाएगा। इसलिए आप लिखेंगे कि T1 प्लस T2 प्लस T3, ये आप लिखेंगे। ये इस तरह से आप लोग चाहें तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। फिर वही बात, अगर मैंने आपसे कहा कि आपको ये नहीं पता है कि डिस्टेंस कितनी कवर की है, V1 वेलोसिटी T1 टाइम तक, V2 वेलोसिटी T2 टाइम तक, और V3 वेलोसिटी T3 टाइम तक उसने मोशन किया है इस तरह से, तो फिर उस केस में जहाँ लिखा हुआ है S1 वहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T2 और माइनस V3 इंटू T3, और टाइम कभी रिवर्स होगा नहीं, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 ये हो जाएगा। अगर इसी में आपसे कहा जाए कि आपको टाइम नहीं पता, T1 T2 T3 की वैल्यू नहीं पता है, S और V पता है, तो जहाँ टाइम लिखा हुआ है T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से आप अप्लाई करेंगे, तो मॉड ऑफ V इज इक्वल टू हो जाएगा कि S1 प्लस S2 माइनस S3 अपॉन S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन
v3। इससे हम लोग निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल बता दिया है, बाकी जैसे सिचुएशन होगी उस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आपको निकालना है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी बॉडी की जो स्पीड होती है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, उसी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट को आपने मार्क किया, उसको सेंटर पॉइंट मानकर एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ले लिया। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन, इतना शॉर्ट ड्यूरेशन कि लिमिट लेने पर डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और उस वक्त जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर की है, अगर मान लीजिए वो डेल्टा एस है, डेल्टा टी टाइम में डिस्टेंस कवर करिए और वो डेल्टा एस है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा डी है। ओके, समझ रहे होंगे बात को। तो आप लिखेंगे कि इफ़ टेकिंग पर्टिकुलर टाइम और इंस्टेंट at center for a very short duration delta t such that delta t tends to 0 if distance covered be delta s and displacement be delta d, then अगर ऐसा होगा then इंस्टेंटेनियस स्पीड जो v होगी ये होगी डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ये। और डेल्टा t की लिमिट लेंगे कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो हो जाएगा ds अपॉन dt, ये हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये जो होगा v वेक्टर, ये होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो d डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt ये होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में जब हम बात करते हैं बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की, तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में बॉडी अपने मोशन के पाथ को चेंज नहीं कर पाती है। तो उस केस में जो डी एस होता है वो डी डी के इक्वल होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होता है दोनों। तो उस जब ये और ये इक्वल होंगे तो ये और इसका मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये इक्वल होते हैं। जो हमारा स्पीडोमीटर होता है कार का या बाइक का या स्कूटी का, वो जिस वैल्यू को रीड करता है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक और बात समझ लीजिए एक्सेलरेशन के बारे में।
एक्सेलरेशन। अगर किसी भी मोशन में डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी में चेंज डेल्टा वी का हो जाए तो एक्सेलरेशन जो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन इन द मोशन। तो जो एक्सेलरेशन होगा उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए इज इक्वल टू डेल्टा वेक्टर वी अपॉन डेल्टा टी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो डेल्टा वी की होती है। जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ये, तो चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। जो वेलोसिटी बढ़ेगी तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे ये आएगी, तो इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर आपने ब्रेक अप्लाई कर दी है तो स्पीड कम हो रही, पहले ज़्यादा थी फिर कम हो गई। अगर आप चेंज निकालेंगे, मैं निकाल के बताऊंगा आप लोगों को, तो वो आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हुआ नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको आप रिटार्डेशन कहते हैं। अगर आप बात करें कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बिल्कुल ऐसे ही आप लिखेंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये निकालना है पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो ये होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसमें आप लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो हो जाएगा डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। वेलोसिटी में बहुत ही कम चेंज जो है, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। और आप देख रहे हैं कि इसकी जो ऐसा यूनिट होगी, इसकी होती है मीटर पर सेकेंड और इसकी होती है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट जो इसकी होगी ये होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा। तो आप देखिए कि मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है आज के वीडियो में, इनको आप फॉलो कीजिएगा, इन सब बातों को समझिएगा। अगर ये सब बातें आपको समझ में आती हैं तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो भी ज़रूर समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ के बारे में, इसलिए रेफरेंस फ्रेम ढंग से पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग ठीक से याद करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।